नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में आजकल काफी कुछ चल रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कई अहम मामले सामने आ रहे हैं। हमें भी कई न्यूज़ सोर्सेज से कुछ दिलचस्प मामलों की जानकारी मिली है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन कानूनी मामलों की जो खास बातें हैं और उनका मतलब क्या है वो जल्दी से समझ लें। हाँ, सही रहेगा। इसमें देखिए, सीएसआर फंड घोटाले से लेकर कांवड़ यात्रा के नियम, फिर वकीलों की पदोन्नति और एक फिल्म रिलीज से जुड़ा विवाद भी शामिल है। तो चलिए इन पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये सारे मामले हाल की अदालती कार्रवाई से ही जुड़े हैं और हमारा मकसद यही है कि इन खबरों से जो जरूरी कानूनी बातें हैं या उनका जो बड़ा असर हो सकता है उसे निकालें। हाँ, ताकि सुनने वालों को आसानी से पता चले कि भाई क्या चल रहा है, क्या महत्वपूर्ण है। जी, और ऐसा लग रहा है कि कई मामलों में ना अलग अलग हितों या कहें कि अधिकारों के बीच एक एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, जैसे वो पहला मामला है केरल का। नेशनल एनजीओ कन्फेडरेशन पर सीएसआर फंड में करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। लेकिन मामला तब और थोड़ा उलझ गया जब केरला हाईकोर्ट के एक पूर्व जज जस्टिस सीएन रामचंद्रन नायर, उनका नाम एफआईआर से हटा दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि जो महाभियोजन निदेशक हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिस नायर की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें जानकारी नहीं थी। अब जेवाला नाम का एक संगठन है, उसने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इस पे? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। हाँ, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के केस लाने के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया, जिसे वो कहते हैं ना लोकस स्टैंडी। हाँ, लोकस स्टैंडी, मतलब कि क्या उन्हें ये केस लाने का हक है या नहीं। बिल्कुल। और जस्टिस मेहता की एक टिप्पणी भी थी, उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए कि आप बदला ले सके आपने उस व्यक्ति का नाम लिया। तो लगता है कोर्ट को याचिकाकर्ता की नियत पर शक था। ये तो काफी सीधी टिप्पणी है। तो क्या कोर्ट ने सिर्फ लोकस स्टैंडी पर फोकस किया या सबूतों की कमी भी वजह थी? नहीं, दोनों बातें हैं। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही माना, जिसमें कहा गया था कि भाई शुरुआती जांच में पूर्व जज के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिले। अच्छा। लेकिन लोकस स्टैंडी पर सवाल उठाना ये भी दिखाता है कि अदालतें सावधान रहती हैं कि कहीं कानून का इस्तेमाल किसी की, खासकर पूर्व जजों की इज्जत खराब करने के लिए तो नहीं हो रहा। हाँ, ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। जांच भी जरूरी है और किसी की प्रतिष्ठा, खासकर जो न्यायिक पद पर रहा, उसकी सुरक्षा भी। समझ गई। अच्छा, अब अगले मामले पर आते हैं, कांवड़ यात्रा। ये उत्तर प्रदेश में यात्रा रूट पर जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, उनके लिए क्यूआर कोड जरूरी करने की बात है। क्यूआर कोड? वो क्यों? प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश के खिलाफ है। उस आदेश में कहा गया था कि विक्रेताओं को अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो क्यूआर कोड से पहचान का क्या लेना देना? उनकी चिंता ये है कि क्यूआर कोड से मालिक का पता चल जाता है तो कहीं ये धार्मिक आधार पर प्रोफाइलिंग न बन जाए, किसी खास धर्म के विक्रेताओं को निशाना न बनाया जाए या उनके साथ भेदभाव न हो। ये चिंता तो गंभीर है। उन्हें डर है कि इससे शायद हिंसा भी भड़क सकती है, खासकर अल्पसंख्यक विक्रेताओं के खिलाफ। हाँ, याचिका में यही कहा गया है। बेशक, ये याचिकाकर्ताओं का पक्ष है। सरकार की दलील जो अभी सीधे सामने नहीं आई है, पर शायद ये होगी कि ये तो बस प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लाइसेंसिंग वगैरह के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। ये दिलचस्प है कि जैसे एक तकनीकी चीज जैसे क्यूआर कोड, वो भी मौलिक अधिकारों के सवालों से जुड़ जाती है, जैसे प्राइवेसी और भेदभाव न होने का अधिकार। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रशासन के लिए क्या आसान है, बल्कि ये भी देखना होगा कि इसका असर कहीं किसी खास समूह पर ज्यादा तो नहीं पड़ रहा। सही बात। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ याचिकाकर्ताओं की चिंताएं और प्रशासन का जो संभावित तर्क हो सकता है वो बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब वकीलों के पदनाम से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के एक नियम को सही ठहराया है। कौन सा नियम? नियम 6(9). ये नियम हाईकोर्ट की पूरी बेंच को स्वप्रेरणा से, खुद ही पहल करके किसी वकील को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने की शक्ति देता है। अच्छा, मतलब बिना आवेदन के भी? हाँ, हाईकोर्ट ने 2019 में इस नियम को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फैसले को पलट दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए हमेशा अर्जी देना या किसी जज की सिफारिश होना जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाईकोर्ट को अगर लगता है कि कोई वकील योग्य है तो वो खुद भी उसे चुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष हो,
पारदर्शी हो। इससे हाईकोर्ट की स्वायत्तता भी बनी रहती है ना? और वो 5 वकील जिन्हें 2019 में इस तरह नामित किया गया था, हाँ, वो अब सीनियर एडवोकेट बने रहेंगे। तो ये पदनाम प्रक्रिया में एक और रास्ता खुल गया है। ठीक है। और आखिर में उदयपुर फाइल्स फिल्म का मामला। ये फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। हाँ, ये तो काफी खबरों में था। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं हैं इस पर। एक तो केस के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर की है। वो चाहते हैं कि जब तक मुकदमा खत्म नहीं होता, फिल्म की रिलीज रोक दी जाए। उनका तर्क होगा कि इससे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रभावित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी याचिका फिल्म बनाने वालों की है, जानी फायरफॉक्स मीडिया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक क्यों लगाई थी? हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले केंद्र सरकार सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत जो सीबीएसई सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को, उसकी समीक्षा कर ले। सीबीएसई यानी सेंसर बोर्ड? हाँ, जमियत उलेमाए हिंद जैसे संगठनों ने भी याचिकाएं दी थीं। उनका कहना था कि फिल्म सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ है। कपिल सिब्बल ने तो फिल्म देखकर इसे सिनेमैटिक वैंडलिज्म तक कह दिया था। ओह, तो यहाँ तो साफ तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फिल्म बनाने और दिखाने की आजादी, और दूसरी तरफ निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, इनके बीच सीधा टकराव है। बिल्कुल। और मामला इसलिए भी ज्यादा पेचीदा है क्योंकि एक असली घटना पर आधारित है जिसमें सांप्रदायिक तनाव था और केस अभी चल ही रहा है। हाँ, ये बहुत संवेदनशील स्थिति है। कोर्ट को तय करना होगा कि फिल्म दिखाने की आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है या आरोपी के निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार। और इसमें सीबीएफसी सर्टिफिकेशन और सरकार की समीक्षा करने की शक्ति की भूमिका भी अहम हो जाती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कल इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ भी हम फिल्म कैसी है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जाहिर है। तो आज हमने 4 अलग-अलग तरह के मामले देखे। एक में न्यायिक प्रतिष्ठा और जांच का संतुलन, दूसरे में धार्मिक यात्रा के नियम और निजता का सवाल, तीसरे में वकीलों के पदनाम की प्रक्रिया, और चौथे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम निष्पक्ष सुनवाई। हाँ, ये सब मामले दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे उन जटिल मुद्दों से निपट रहा है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे अधिकारों और शासन प्रणाली को सीधे तौर पर छूते हैं। और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल भी मन में आता है। क्या? कि भाई, इस डिजिटल युग में जहां जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, वहां सार्वजनिक हित या पारदर्शिता जैसी बातों और दूसरे के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सोचने वाली बात है कि ये जो अलग-अलग कानूनी घटनाक्रम हो रहे हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हैं और समाज पर इनका क्या असर पड़ा है, इस पर विचार करना चाहिए।